अट्रैक्शन। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है अभी? यस सर। यस सर। यस चलो यस ठीक है, सर। चलो ठीक है। हम लोग देखते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो जो पिछला केस हम लोग पढ़े हुए थे आयन डायपोल अट्रैक्शन का, तो एक तो आयन होता था और डायपोल जब भी रहे, जो हम लोग पिछला केस पढ़े हुए थे कि आयन डायपोल अट्रैक्शन वो किन दो कंपाउंड्स के बीच में आ रहा था, एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ आ रहा होगा। इट एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल। तो जब भी डायपोल आता है, तो जब भी डायपोल वर्ड आता है दैट मींस वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो डायपोल का मतलब क्या था, पोलर जब मॉलिक्यूल होगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ पाता है यहाँ पे। इसमें भी पहले एक पॉइंट नोट कर लेना था यहाँ पे, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट में, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन gas can be liquefied। इसमें ये दो पॉइंट याद रखना यहाँ पे है, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, और सेकंड पॉइंट वेडनेसडे का इसमें था, पूछ रहे हो सर लास्ट वेडनेसडे का रिजल्ट कब लगेगा। तो रिजल्ट आ चुका है, तुम लोगों के ग्रुप पे अगर सेंड करना है तो बोलो, ग्रुप पे मैं सेंड करवा देता हूँ। बाकी वो रिजल्ट आ चुका है तुम लोगों का। बताओ इसमें तुम लोग रिजल्ट ग्रुप पे डलवा दो, मैं देखता हूँ, सर से बात करता हूँ। हाँ बताओ। डाल दो सर। डाल दो ग्रुप पे। नहीं। यस सर डिस्कशन के लिए। ओके, पेपर का डिस्कशन तो ठीक है, पेपर का डिस्कशन में हम लोग एक बार कर लेते हैं उसमें, वहां पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो ठीक है, हम इसको पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे पेपर का डिस्कशन इस वीक में 3-3 लेक्चर है हम लोगों के बीच में, तो हम लोग कर लेते हैं उसको भी डिस्कशन। यहाँ पे जो आ रहा था इस केस में सेकंड पॉइंट, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पोलर मॉलिक्यूल के केस में अगर पोलर मॉलिक्यूल और वो गैसियस हो, गैस हो वहां पे, तो लिक्विफाइड इसी अट्रैक्शन के कारण, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो पाता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन किन दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, देखिए HCl मॉलिक्यूल आ रहा है इसमें, या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, और एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल और भी आ रहा है इसमें यहाँ पे HCl। अब इसमें देखना है कि जो HCl आ रहा है इस केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा, यहाँ पे Cl का। और हम लोग जानते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल भी है, पढ़ चुके हैं पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ आ रहा है इस केस में। यहाँ पे क्लोरीन का क्या आ रहा था 3, हाइड्रोजन का 2.1, इसी क्या होगा पोलर मॉलिक्यूल, ये भी क्या रहेगा पोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें देखना कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। और नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव वाले पार्ट को क्या बोले, नेगेटिव डायपोल, और इसको पॉजिटिव डायपोल। सिमिलरली इसको नेगेटिव डायपोल और इसको पॉजिटिव डायपोल। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आ रहा है और इसके बीच में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच जो अट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे है, उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी टाइप का था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक केस आ जाता था जिसमें कि सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में आ पाता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ये जनरल टर्म है, किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आ पाएगा। इसके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायपोल। क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल भी एक डायपोल क्रिएट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल, पार्शियल नेगेटिव डायपोल और पार्शियल पॉजिटिव डायपोल के बीच में अट्रैक्शन, दैट मींस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये क्या रहा था यहाँ पे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दो
चार ऑप्शन है कि इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, तो उसमें बस चेक करना है कि कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है। अगर पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो पाएगा। तो एक तो हम लोग पोलर मॉलिक्यूल जो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, और इसके अलावा एक और भी टॉपिक है जो कि केमिकल बॉन्डिंग 5 में आता है, डायपोल मूवमेंट। तो जब डायपोल मूवमेंट हम लोग पढ़ लेंगे और भी हम लोग इजिली डिसाइड कर पाएंगे कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इस बार इतना याद रखना है कि HCl डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे है, दैट मींस ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इसको नोट डाउन करो इसमें। नेक्स्ट में बस यही देखना है कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एक इन दो मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा। सेकंड है, थर्ड है इसमें, ये हम लोग देख रहे थे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। थर्ड है इसमें आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब देखना कि इसमें जो टर्म आ रहा है यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल, आयन तो क्लियर है कि आयन कोई कैटायन होगा एनायन होगा, इसमें टर्म जो आ रहा है इंड्यूस्ड डायपोल। और डायपोल का भी हम लोग क्लियर समझ चुके हैं यहाँ पे कि डायपोल सिर्फ अगर वर्ड होगा दैट मींस वो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल का जो मीनिंग है यहाँ पे है वो नॉन पोलर के केस में आता है। देखोगे यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो आयंस है दैट मींस एक तो आयंस होगा, इट एग्जिस्ट बिटवीन ions and non-polar molecule, non-polar molecule। ये जो एग्जिस्ट करेगा इट एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड नॉन-पोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें समझना है कि नॉन-पोलर मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड डायपोल कैसे रिलेट करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बता दीजिए कि यहाँ पे Cl और Cl आ रहा हो, Cl2 मॉलिक्यूल, ये पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्या रहेगा? नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन वैल्यू सेम है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है यहाँ पे? 0। इसका भी 3 और इसका भी 3। और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ गया दैट मींस नॉन पोलर। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसका हम लोग डायपोलमेंट आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग 5 में, वहां से डिसाइड करते हैं कि पोलर या नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर है यहाँ पे। और जब नॉन पोलर है इस पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इस पे कोई भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है जैसे कि HCl में दिखा रहे थे। अब होता है क्या कि ये Cl2 मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या जो भी रहता है Br2 F2 जो भी रहेगा, सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड आ रहा है तो ये क्या है? नॉन पोलर। अब यहाँ पे सोचना कि ये तो डायपोल, इसमें कोई अपना खुद का इसका कोई डायपोल नहीं है, लेकिन अब होता है क्या है, इसी Cl को किसी डायपोल के जो पहले से डायपोल है HCl के नजदीक ले आएंगे यहाँ पे। और जैसे HCl के नजदीक लाओगे यहाँ पे है, इस पे क्या रहता है यहाँ पे? पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस Cl2 मॉलिक्यूल को जैसे HCl के नजदीक लाएंगे यहाँ पे, ये क्या होता है इस केस में? ये भी इंड्यूस हो जाता है यहाँ पे। देखिए एक ऐसा कुछ पढ़े होगे 9th-10th में। देखिए ये तुम्हारा मार्कर है, ये भी क्या यहाँ पे? नॉन पोलर टाइप का। इसमें कागज का अगर कुछ टुकड़ा अगर लेते हो इसमें यहाँ पे है तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, बट जैसे ये करते होगे इसमें, हेयर में इसको रब कर दोगे इस तरीके से, हेयर ऑयल। बिल्कुल। तो जैसे हेयर में रब करोगे इसको तो जो कागज का टुकड़ा वो अट्रैक्ट होगा वहां पे। उसमें हेयर में रब करने के बाद होता है क्या है, वो इंड्यूस, पहले कोई डायपोल नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे इसको हेयर में रब करो तो इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, दैट मींस वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर पाता है वहां पे। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। Cl2 अभी जो है यहाँ पे नॉन पोलर, इसमें कोई चार्ज नहीं है खुद का, इसका कोई डायपोल नहीं है। बट जैसे किसी पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक आता है जिसके पास परमानेंट डायपोल है, यहाँ पे क्या होता है, जब इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज डेवलप, इस पे भी कुछ चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे इस पे कुछ चार्ज डेवलप होना शुरू होगा यहाँ पे है, बट इसके रिस्पेक्ट में काफी कम चार्ज आता है यहाँ पे, ये दिखाना है इसमें। और इसके रिस्पेक्ट में काफी कम चार्ज है
तो यहाँ पे देखना कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट भी होगा, यहाँ पे कुछ इंड्यूस होता है, इस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है HCl के कारण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो चार्ज या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल सोचो, इसमें इंड्यूस्ड चार्ज या इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें अभी चार्ज था यहाँ पे, इस पे कोई चार्ज नहीं था, बट जैसे इसके नजदीक ला रहे हैं इसको भी, इस पे भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, कुछ इंड्यूस्ड डाइपोल जैसा यहाँ पे बन जा रहा है। अब इसको फिर हटा लो यहाँ पे, और जैसे इसको हटा लोगे यहाँ पे, इस पे भी अभी चार्ज रहेगा इस केस में यहाँ पे। तो यही क्या रहा है यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब क्या करना है, इसमें आयंस लेना है यहाँ पे, और आयंस अगर लोगे इस केस में यहाँ पे, देखिए Na+, ये आयंस आ गया, और ये कैसा डाइपोल था, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है यहाँ पे, तो ये जो डाइपोल आ रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल था, तो सिंपल सा लॉजिक था कि Cl2 और कहीं पे अलग से है, इसमें कोई अभी डाइपोल नहीं, कोई चार्ज नहीं है, बट जैसे किसी पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक लाते हैं, इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ये डाइपोल क्रिएट कर लेता है यहाँ पे, डबल पार्शियल पॉजिटिव डबल पार्शियल नेगेटिव। डबल का मतलब है वो और कम चार्ज होता है HCl के एस्पेक्ट में, यहाँ पे सिंगल पार्शियल पॉजिटिव, दैट मीन इसके एस्पेक्ट में काफी कम चार्ज डेवलप होता है, इंड्यूस होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे Cl- ले लो, इस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे Cl- या कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला ले सकते थे आयंस, ये Cl- और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा है उसी को क्या बोलना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अब इस केस में देखना यहाँ पे, या फिर Na वाला पार्ट हो इसमें, यहाँ पे Na, और इसमें जो Cl आ रहा है यहाँ पे, इससे भी तो चार्ज डेवलप हो सकता है, इसमें डबल पार्शियल नेगेटिव डबल पार्शियल पॉजिटिव। अब Na+ और ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, कोई भी एक आयन हो सकता है, केटायन या एनायन, यहाँ पर केटायन आता है, इसके बीच जो अट्रैक्शन है वही क्या रहेगा इसमें, आयन। और ये खुद पहले कोई भी डाइपोल नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, इंड्यूस कराया जा रहा है इसमें, दैट मींस आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। सर वो ये डबल पॉइंट पार्शियल, बताओ। सर वो डबल पार्शियल चार्जेस वाला नहीं समझ। डबल पार्शियल का इतना सा मीनिंग है यहाँ पे है, देखिए HCl आ रहा है, इस पे तो परमानेंट चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर है। अब जब दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इसमें नॉन पोलर, इस पे कोई चार्ज नहीं है अभी, बट जैसे ही Cl2 को इसके नजदीक लाते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इस पे कुछ चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, बट इस पे जो चार्ज डेवलप होगा इसके रेस्पेक्ट में काफी कम होगा यहाँ पे, कैसे दिखा लो, डबल पार्शियल पॉजिटिव डबल पार्शियल नेगेटिव। तो डबल का मतलब ये है कि जो चार्ज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव भी ज्यादा है, और डबल पार्शियल नेगेटिव वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है वहां पे। तो डबल पार्शियल का मतलब है कि वो और कम चार्ज हो रहा है डेवलप वहां पे, क्योंकि इसका तो परमानेंट चार्ज है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब इसको इंड्यूस कराया जा रहा है, जब भी इंड्यूस होता है तो कुछ कम ही चार्ज डेवलप होगा, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम चार्ज डेवलप होता है, उसी को तुम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल पार्शियल नेगेटिव। तो डबल का मतलब है कि वो और कम चार्ज हो रहा है, इस तरीके से लिख भी लोगे वहां पे, पार्ट था इसमें वैसे है। तो सिंपल सा है कि जब इंड्यूस चार्ज आता है, इंड्यूस डाइपोल होता है, जो परमानेंट डाइपोल था उससे कम ही चार्ज आता है वहां पे। यहाँ पे ये सर फिर Cl2 में डेल्टा, चार्ज इंड्यूस करा दिया है, इंड्यूस डाइपोल आया यहाँ पे है, और इसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, उसी को क्या बोलना, एक आयंस और एक इंड्यूस डाइपोल, और यहाँ पर भी एक आयंस और एक इंड्यूस डाइपोल। तो सर नोट भी करो, कोई डाउट इंड्यूस्ड बताओ। डाइपोल, हाँ बताओ। इंड्यूस्ड डाइपोल में डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं रहेगा। नहीं, इसमें यहाँ पे क्या है, अब इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, वैसे ये है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब किसी पोलर मॉलिक्यूल नजदीक लाते हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो वो कुछ उसमें पोलरिटी डेवलप हो पाता है। अब इस केस में एग्जैक्टली जीरो नहीं रह पाएगा वहां पे, ये क्या हो, कुछ ना कुछ इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट मींस इसमें कुछ ना कुछ पोलरिटी डेवलप हो गया, तभी तो क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, कुछ डाइपोल क्रिएट हो जाता है उसमें। तो अब डिफरेंस इलेक्ट्रोनिटी क्या होगा, नॉन जीरो, इसका भी आ जाता है। इसमें भी बस उतना ही याद रखना है कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में आएगा यहाँ पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन।
एक आयंस होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें कि परमानेंट पोलरिटी उसका कुछ नहीं है वहां पे। और इस पार्ट को अगर लिखोगे भी तो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे है इसी वाले केस में। अब देखो इसमें यहाँ पे है, एक हम लोग पॉइंट लिखे हुए थे पिछले क्लास में, जो फर्स्ट केस था उसमें हम लोग अभी स्टार्ट किया, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एक हम लोग टर्म लिखे हुए थे फर्स्ट वाला जो केस पढ़े थे, आयन डायपोल अट्रैक्शन, तो उसमें लिखे हुए थे लास्ट में इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन आर के साथ। यहाँ पर भी वो चीजें लिखना है, जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन आएगा सेकंड वाले केस में, इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। देखिए इसे फर्स्ट केस जो हम लोग पढ़े हुए थे, तो फर्स्ट केस जो आ रहा था वहां पे आयन डायपोल अट्रैक्शन, उसमें इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन आर के साथ क्या रहा था, देखो आर उसमें स्क्वायर Inversely इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। उसमें क्या रहा वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर देखना है इस केस में, जो इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब आर क्या होता है यहाँ पे, मैंने पिछले क्लास में बताया था, Radius. डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पार्टिकल। बिटवीन इंटरएक्टिव पार्टिकल्स। सही है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इस दोनों इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में, जिसके बीच की अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को क्या बोले थे यहाँ पे, आर, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। बस इसमें इतना याद रखना है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि इंटरेक्शन एनर्जी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। और सिमिलरली थर्ड वाले केस में आयन इंड्यूस्ड डायपोल के केस में जो इंटरेक्शन एनर्जी आता है तुम्हारा इसमें, उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, या चाहो तो इसमें नीचे लिख लोगे, इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to power r raised to 4। ये भी एक बार जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया इंटरेक्शन एनर्जी से रिलेटेड, बुकलेट जब सॉल्व करो तो वहां पे देखोगे ये अलग अलग वैल्यू आता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है सर इसमें R4 क्यों आ रहा है, उसमें R3 क्यों आ रहा है, बस ये याद रखना है डायरेक्टली यहाँ पे। सर फिर वो लेंथ बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा वहां पे, ये सोच सकते हो उसमें। सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो इसमें लिखना है, फर्स्ट वाला आपने जो ऊपर लिखा है वो। ये इसी में लिखना है दोनों का। मैं देखो ध्यान से, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला जो केस था आयन डायपोल अट्रैक्शन, जो फर्स्ट, ये सेकंड हम लोग देख रहे थे, जो फर्स्ट था उसमें इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें सेकंड वाले में इसी को लिखना है, यहाँ पे इसी में लिख लेना था इसको। और थर्ड वाले का जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो यहाँ पे आ रहा, ये सेकंड में लिखना था, डायपोल डायपोल में ये आ जाता तुम्हारा, और इस केस में थर्ड वाले केस में इसको नोट डाउन करना था यहाँ पे। ये तुम्हारा इसी का है इंटरेक्शन एनर्जी, सेकंड वाले का है। कभी नोट डाउन कर लिया था सब लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ। फोर्थ क्या रहा था उसमें, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल।
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इस केस में तुम लोग खुद से सोच के बताओ, इसमें ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन आ रहा होगा वो किन दो मॉलिक्यूल के बीच में आ रहा होगा, सोचो इसमें। polar. Into polar molecule. Dipole Polar and and non induced dipole. Two non-polar And- molecules. Two non-polar polar and non-polar. molecule. बिल्कुल सही Polar हो and जाएगा, non- पोलर एंड नॉन पोलर। अगर सिर्फ डाइपोल लिखा हुआ दैट मींस वो पोलर के बीच में, और एक इंड्यूस्ड डाइपोल आ रहा है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल कब होता है, जब वो नॉन पोलर होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा, इट एग्जिस्ट बिटवीन, इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, it exists between polar and non-polar molecule. तो यहाँ पे क्लियर है नेम से कि जब भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट मींस एक डाइपोल आ रहा है, दैट मींस परमानेंट डाइपोल होगा, वो किस में रहता है, पोलर, और ये फिर क्या आ रहा है इसमें, नॉन पोलर। तो इसमें एक पॉइंट और भी नोट डाउन करना था, पहले डेफिनेशन, ये एग्जांपल ले लें यहाँ पे HCl, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्लियर है यहाँ पे। और जैसे इसके नजदीक में कोई दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, बट उसमें ऑलरेडी पहले से कोई पोलरिटी नहीं है, बट जैसे इसके नजदीक आएगा तो खुद भी पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पे Cl Cl, डबल पार्शियल पॉजिटिव डबल पार्शियल नेगेटिव। तो जब भी इस टाइप का लिखा रहे Cl Cl के बीच में कुछ चार्ज इंड्यूस कराया जा रहा है, दैट मींस वो कैसा हो, वहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके पास परमानेंट खुद का कोई डाइपोल नहीं है, इस पे इंड्यूस कराया गया डाइपोल यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इंड्यूस हो गया, ये डाइपोल परमानेंट डाइपोल है और यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल आ रहा है, इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे है, इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन किन दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पहले से कोई अपना डाइपोल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बट वो जैसे पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक आता है, जिसपे कुछ चार्ज डेवलप होगा और उसके आपस में फिर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पे अपोजिट चार्ज के बीच में, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसका जो रिलेशन है इंटरेक्शन एनर्जी के साथ, उसको चेक करना यहाँ पे। इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब प्रोपोर्शनल टू RH2 6, इसमें क्या होता है, 6 आ जाएगा इस केस में। तो एक रेंडम सा क्वेश्चन बताओगे इसमें, यहाँ पे है, फिर ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे है, देखिए Na+ और Cl-, दो आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग कौन सा अट्रैक्शन बोलेंगे, अगर दो आयन्स के बीच में आ रहा है Na+ और Cl- अपोजिट चार्ज आ रहा है, Ion dipole. Ion, नहीं, ion. ये दोनों आयन्स ही है, Na+ और Cl-, ये कौन सा Ion, बॉन्ड ion. बन रहा होगा, Ionic Ionic bond. Ion, ये तो क्या आ जाता है, ionic आयनिक बॉन्ड। ये ionic तो आगे bond. पढ़ेंगे अभी, केमिकल बॉन्डिंग 5 में आता है, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन तो हो रहा है आयन साइंस के बीच में, बट आयन साइंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। दैट मींस मैंने इस 5 टाइप में इसको नहीं लिया हुआ आयन आयन को, क्योंकि ये तो अलग ही कैटेगरी हो जाता है आयन आयन का, दैट मींस वो आयनिक बॉन्ड का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट भी इसमें, कि जो Na+ Cl- आ रहा है, इसके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो किस में आ जाएगा तुम्हारा, उसमें आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग 5 में आएगा। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और वो
क्या था आ रहा था इसमें, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और फिर तुम्हें सोच के यहाँ पे ये बताना है कि ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन आ रहा होगा किन दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होगा, खुद से बताओ। Non-polar and non-polar. Two non-polar. Polar, non-polar. बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या होगा, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होगा ये अट्रैक्शन। अब देखना जहां का भी इंड्यूस्ड डाइपोल आया दैट मींस नॉन पोलर। इसमें अब होता है कैसे कि Cl2 दो Cl2 मॉलिक्यूल इसमें Cl2, अब इसका Cl2 की बात करें आप इस तरीके से लिख लो डायरेक्टली ClCl। अब इस पे कुछ खुद का कोई डाइपोल नहीं है, अब इस पे डाइपोल इंड्यूस कराया जाता है। और ये इंड्यूस कैसे होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के इसको नजदीक लाता है, यहाँ पे जैसे HCl मैंने अभी जस्ट बताया था, तो फिर इस पे भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो पाता है इसके कारण। यहाँ पे इस Cl2 को जैसे HCl के नजदीक लाते हैं या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक लाएंगे, इस पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल अगर आ रहा हो यहाँ पे ClCl, इसके पास भी खुद का कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है, इस पे भी डाइपोल इंड्यूस कराया जाएगा, चार्ज इंड्यूस कराया जाएगा। इस पे भी क्या होगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव डबल पार्शियल नेगेटिव। अब इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल ये भी है, तो डबल पार्शियल अगर मैं दिखा रहा हूँ तो उसका मीनिंग है वो कैसा डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। और जब सिंगल ही दिखाया जा रहा था वहां पे एक ही पार्शियल नेगेटिव, दैट मींस ये खुद का डाइपोल है, और डबल पार्शियल को क्या इंड्यूस हो रहा है वहां पे वो। अब इसके बीच जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे है, इसी को क्या बोल हम लोग यहाँ पे लंदन फोर्स में सिंपली लिख दे रहा हूं। और ये जो केस था, अगर एक मैंने स्ट्रेंथ भी लिखाया हुआ था पिछले क्लास में अगर याद हो, 1 2 3 4 5 में सब, वैसे तो जो यहाँ पे आ रहा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यही सबसे वीकेस्ट फोर्स था, बट इस 5 में भी सबसे वीकेस्ट कौन सा आ रहा था, London dispersion. London dispersion. लंदन डिस्पर्सन फोर्स ही सबसे वीकेस्ट आ रहा था। ये भी याद रखना है कि जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है दैट मींस इंड्यूस्ड डाइपोल इस 5 में भी सबसे वीकेस्ट है। तो होता ये है कि वैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, ये जो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, एक मिनट पहले लिख भी लेते हैं उसके बाद ये एग्जांपल लिखते हैं, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इतना ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है, मेनली तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आता है, बट बाकी और जगह भी आ जाता है यहाँ पे ये लंदन फोर्स। जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो वहां पे आता है उसमें कि लंदन फोर्स मेनली तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आएगा, बट इसके अलावा भी कोई और भी केस रहता है, ये केस या कोई भी केस रहता है तो उसमें भी कुछ अमाउंट में लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी लग पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है, ये हर जगह आ पाता है। बट मेनली क्या याद रखना है इसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। इसको नोट डाउन करो, इसका भी रिलेशन देखना हम लोगों को, इंटरेक्शन एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या आएगा। इसका जो रिलेशन आता है इंटरेक्शन एनर्जी के साथ, सेम ये वाला केस रहता है, मैं लिख देता हूँ नीचे इसमें, इंटरेक्शन एनर्जी इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे। मैंने बताया था इसमें यहाँ पे आर का क्या मीनिंग है, पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था, जो लोग पिछला क्लास अटेंड नहीं किया हो तो उनको आर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो आर का जो मीनिंग है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, एक ये इंटरेक्टिंग पार्टिकल है Cl माइनस और एक यहाँ पे Cl प्लस डबल पार्शियल पॉजिटिव, यही दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच में, उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आर।
अब इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो Cl2 तो ले ही रहे थे, Br2, F2, O2, N2 एटसेट्रा। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है उसमें ये डायपोल डायपोल अट्रैक्ट, ये इंडियो डायपोल आ पाएगा वहां पे। बिल्कुल ये क्या होगा, इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी रहता है वो सेम ही रहता है, रिलेशन RH2 6, इसमें भी क्या रहेगा 6, दोनों का सेम रहेगा वहां पे। इक्वल नहीं होता यहाँ पे, इंटरेक्शन एनर्जी जो है ये अलग रिलेशन है यहाँ पे। ये एनर्जी हम लोग फोर्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है एनर्जी। यहाँ पे वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, बट इंटरेक्शन एनर्जी है, रिलेशन RH2 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी इक्वल नहीं होता, ये सबसे वीकेस्ट रहेगा यहाँ पे। तुम लोग इंटरेक्शन वहां पे फोर्स की बात कर रहे होते हैं और ये एनर्जी आती है, इसमें फार्मूला में ये सेम आ जाता है। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन भी कर ले यहाँ पे हम लोग, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर हर बार होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही चाहिएगा। बिल्कुल, इसमें क्या रहेगा, जब इंडियो डायपोल ले रहे हैं तो इसमें सेम टाइप का रहेगा, तभी वो मेनली नॉन पोलर आ पाता है। मैंने यहाँ पे नॉन पोलर इसलिए लिया हुआ अभी कि ये सेम एटम के लिए नॉन पोलर होगा ही। कुछ और भी मॉलिक्यूल होता है जो कि नॉन पोलर होता है, तो वो डायपोल मोमेंट पाने वाले लोग पता कर पाएंगे। तो वहां पे ऐसा कोई कंडीशन है, कोई सेम एटम होना चाहिए वहां पे, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल आ रहा है इसमें यहाँ पे लैंडन फोर्स लग पाएगा वहां पे। तो मेनली यहाँ पे जो आता है वो सेम एटम जो आता है, Cl2 मॉलिक्यूल, Br2, F2, O2, N2, इसी केस में यहाँ पे आ पाता लैंडन डिस्पर्सन फोर्स। बाकी कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये फोर्स लग पाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, Cl2 और HCl मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब इसमें सोचना है तुम्हें यहाँ पे कि Cl2 HCl मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। तो सोचना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, दैट मींस Cl2 और HCl में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान से सुन लोगे, HCl जो मॉलिक्यूल आ रहा है तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन सा अट्रैक्शन होगा HCl में, डाइपोल डाइपोल। मैंने अभी जस्ट बताया हुआ था कि HCl अगर, अब ये दोनों को अलग सोचना, ये फर्स्ट है तुम्हारा और ये सेकंड है। तो HCl कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, दैट मींस में डाइपोल अट्रैक्शन। और Cl2 कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, इसमें कैसा अट्रैक्शन होगा, इंडियो डाइपोल। अब दोनों में से स्ट्रेंथ किसका ज्यादा था, जो पिछले क्लास में लिखे हुए थे, HCl डाइपोल का ज्यादा था। और डाइपोल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी HCl का ही ज्यादा होगा Cl2 से। क्लियर है यहाँ पे ऑर्डर कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो HCl का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है Cl2 से, दैट मींस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का स्ट्रेंथ होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो भी HCl का ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसमें भी यही सेम क्वेश्चन अगर पूछा गया यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर भी क्या रहेगा। अब देखना कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये अलग अलग यहाँ पे इनर्ट गैसेस आ रहा है। इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, मैंने पिछले क्लास में स्टार्टिंग में बताया हुआ था एक रिलेशन, अगर मोलिकुलर मास ही डिफर करे बहुत ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि सब तो इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसमें फिर बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ऐसे एक रिलेशन लिखे हुए थे। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को मोलिकुलर वेट से रिलेट करना है, मोलिकुलर मास से रिलेट करना है यहाँ पे। अब रिलेट करके देखो इसमें क्या रहेगा ऑर्डर, xenon, krypton, argon, Xenon, neon. krypton, argon, neon, Xenon, helium. krypton, argon, neon, helium.
ऐसा आ जाता है यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या था यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, जो कि लोग पीछे क्लास में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सब में क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसमें ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, या फिर इन दो मोलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, वो याद रखना, और एक ये इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे। और बाकी बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में कर रखे हैं। मेनली क्वेश्चन वहां से ही आता, बट यहाँ से भी आता है, इस तरीके से सोच सकते हो। तो जहां पर भी एच बॉन्डिंग नहीं आ रहा है तो उसमें मेनली क्या रहेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर वहां से रिलेट करना मोलिकुलर मास से। सर हाँ बताओ। सर Cl2 and Br2 में लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है? Cl2 और Br2 में बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे Cl2 Br2 दो मोलिक्यूल, ये भी पोलर, ये भी ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, इसके बीच में वही रहेगा वहां पे लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो कोई भी दो नॉन पोलर, ऐसा नहीं कि वो सेमी नहीं रहेगा वहां पे, ऐसा नहीं कि मैंने Cl2 लिया हुआ तो सिर्फ वही रहेगा। Cl2 Br2 भी रह सकता है, Cl2 F2 भी रह सकता है। कोई भी दो नॉन पोलर मोलिक्यूल, एक ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी दो नॉन पोलर मोलिक्यूल हो। तो ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब केमिकल बॉन्डिंग 3 तुम लोग कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, उसमें एक लास्ट पार्ट ये बचा रह गया था। तो केमिकल बॉन्डिंग 3 एक्सरसाइज 1 2 3 पूरा कंप्लीट कर सकता है उसमें। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें, बाकी तुम लोगों का जो इसमें पेपर का डिस्कशन हम लोग अभी भी कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे पास पेपर अभी नहीं है, और जो कुछ शायद ग्रुप पे आया भी नहीं है, या ग्रुप में आया भी होगा तो मोबाइल में होगा। मोबाइल तो यहाँ पे फिर अभी वो स्टैंड पे लगा हुआ है। आज तो डिस्कशन पॉसिबल नहीं है पेपर का, तो देखते हैं हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास में। इस वीक में 2 लेक्चर और भी है मेरा, इसमें हम लोग कभी पेपर का डिस्कशन करते हैं। पेपर में ले आता हूँ सेंटर से, फिर देखते हैं वहां पर। तो आगे भी हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग 4 स्टार्ट करना है। सेक्शन बी भी बाकी है डिस्कस। जो भी उसमें डिस्कशन बाकी है उसमें अभी एक्सरसाइज 1 का, ये केमिकल बॉन्डिंग 3 का, केमिकल बॉन्डिंग 2 का तो डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। मेनली केमिकल बॉन्डिंग 3 का डिस्कशन हम लोग करेंगे इसमें, और बाकी पेपर का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। नहीं तो अभी हम लोग पेपर का डिस्कशन कर सकते थे, बट पेपर ही अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट जो हम लोगों को स्टार्ट करना था इसमें केमिकल बॉन्डिंग 4। केमिकल बॉन्डिंग 4, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोगों को पढ़ना यहाँ पे है, वो थ्योरी है इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेनली इसमें केमिकल बॉन्डिंग 4 में यही एक थ्योरी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MOT। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस में यहाँ से आता है इस थ्योरी से। देखते हैं, हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे है। कुछ लोग बोलो कि शेखर सर नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं इसको, तो ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम है, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स में आता पॉइंट्स वगैरह तो लिखने को समझ लें यहाँ पे। क्योंकि MOT सिर्फ इसी थ्योरी में मुझे 3 से 4 लेक्चर लग जाता है, यहाँ पे 1.5 घंटे के लेक्चर में बहुत बड़ा थ्योरी रहता है। और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग 4 में मेनली यही थ्योरी है जो कि पढ़ना हम लोग का, MOT। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आ रहा है, तो उसमें थ्योरेटिकल जो पॉइंट रहा था वो भी पहले नोट करना है। तो इसमें जो पॉइंट्स है पहले उसको नोट डाउन कर लोगे।
और आई थिंक वॉइस प्रॉपर आ रहा है इसमें, तो 5-6 पॉइंट्स है तो सुन के ही नोट कर लोगे प्रॉपर। Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है। Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, molecular orbitals are molecular orbitals are molecular orbitals are molecular orbitals are formed by the combination of molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry. Comparable energy and proper symmetry of comparable energy and proper symmetry. फर्स्ट वर्ड में रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry. इसमें जो टर्म आ रहा है यहाँ पे सुन भी लोगे, जो molecular orbital आ रहा है, जो रीडिंग ही आ रहा था, जो molecular orbitals का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ही कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जब लोग किसी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिंपल सा टर्म है कि किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल और किसी मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन जिसका एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल हो। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है, वहां पे देखिए 1s हो, एनर्जी या तो सेम हो या कंपेरेबल एनर्जी हो, वहां पे 1s का होगा या 1s 2s का हो सकता है, एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो और वो प्रॉपर सिमेट्री में भी आ रहा हो। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ही मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट याद रखना है इसमें। सेकंड पॉइंट, सर 1s2 पे होगा तो बिल्कुल 1s2 पे भी हो सकता है। दैट मींस एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो रहेगा वो हो पाएगा, बाकी ऐसा नहीं कि एक 1s हो जाए फिर थर्ड सेल या फोर्थ सेल में नहीं हो पाता। वहां पे एक सेल जो आसपास है तो उसमें हो पाएगा। क्लियर है कि 2s है 3s है, ये फिर हो पाएगा। 2s के बाद फिर 5s में नहीं हो पाएगा, इस तरीके से याद रखना। और बाकी सेम सेल का ही अगर आ रहा है वहां पे, जैसे कि 1s आ गया या 2s आ गया, देखते हैं अभी हम लोग वहां पे, तो उसमें हो पाता है। दैट मींस एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड में नोट करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक while molecular orbitals are polycentric. While molecular orbitals are polycentric. सर रिपीट करो ना। Atomic orbitals are monocentric while molecular orbitals are polycentric. Atomic orbitals are monocentric while molecular orbitals are polycentric. In bracket, रीजन इसका लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, polycentric क्या आ गया, due to an electron, इसमें लिखोगे due to an electron in an atomic orbital, due to an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus
is influenced by one nucleus. Influenced by one nucleus, while in a molecular orbital, while in a molecular orbital, while in a molecular orbital, it is influenced by two or more nuclei. While in a molecular orbital, it is influenced by two or more nuclei. Two or more nuclei. Two or more nuclei. अब इस पॉइंट का देखोगे मीनिंग, या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पूरा सेंटेंस से ध्यान से सुन लोगे. एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक while molecular orbital is polycentric in bracket due to an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, while in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei. और इसी के नीचे एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ करना है. अगर मोनोसेंट्रिक होगा, जैसे एस की बात करें यहाँ पे है, उसमें एक ही सेंटर होता है. जब मोलिकुलर ऑर्बिटल आ जाएगा उसमें वहां पे तो उसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे. इसी को क्या बोले, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही सेंटर की क्या रहेगा, मोनोसेंट्रिक. और क्या ये क्या आता है इसमें, पॉलीसेंट्रिक. एक से ज्यादा सेंटर आ पाता है वहां पे. इसको हम क्या बोले थे यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल. और इसको क्या बोले, एमओ. एमओ को शॉर्ट में क्या लिख रहा हम लोग यहाँ पे, मोलिकुलर ऑर्बिटल को एमओ, और एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, एओ. उसके नीचे डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे सेकंड पॉइंट के नीचे. तो सिंपल सा जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो तुम लोग पहले पढ़े भी होंगे कि एस के शेप की बात करते हैं, एस क्या होता है, स्फेरिकल. उसमें एक ही सेंटर है, जबकि यही एस एक 1s आ गया और फिर दूसरा 1s आ गया. उसमें क्या होगा वहां पे, थोड़ा समझेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि एच है, एच अभी क्या है, एटम के फॉर्म में, तो इसका कन्फिगरेशन क्या रहेगा, 1s 1. तो सिर्फ इसमें एक ही एटम है 1s. अब जब यही दूसरा एटम H2 मॉलिक्यूल जब बन जाएगा, ये जब H2 मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल जब बन जाती है यहाँ पे 2 H आ गया, H और H. ये क्या होता है 1s, और इसका भी क्या रहेगा 1s1. अब इसी दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बन जाएगा उसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अभी ये क्या एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में 1s, ये क्या एटॉमिक ऑर्बिटल. जब यही दोनों कंबाइंड हो जाता है यहाँ पे 1s और 1s, तो वही क्या बन जाएगा उसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और फिर वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेंट्रिक. इस तरीके से बाकी और भी डिटेल में आगे वो देखेंगे. ये दोनों जैसे सभी पॉइंट लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा. इसमें प्रॉपर सिमेट्री का मतलब, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सर, प्रॉपर सिमेट्री. तो प्रॉपर सिमेट्री का मीनिंग है इसमें, देखिए एस होगा तो एस के साथ ही क्या करता है जनरली, पी अगर आ रहा है वहां पे, जो हम लोग बीबीटी में पढ़े थे, तो पी के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा इस टाइप से वहां पे. या फिर अगर इस टाइप से आ रहा है तो सिमेट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि ये साइड वाइज, तो दैट मीन जीरो ओवरलैपिंग टाइप का नहीं हो वहां पे. अगर कुछ याद हो जीरो ओवरलैपिंग, तो वहां पे जीरो ओवरलैपिंग में क्या था, इम्प्रॉपर एक्सिस था. तो प्रॉपर सिमेट्रिक का मतलब है को एस है तो एस के साथ पी अगर आ रहा है तो एक्सियल ओवरलैपिंग टाइप से ही करना चाहिए वहां पे है, या फिर साइड वाइज इस तरीके का नहीं हो वहां पे. क्लियर है वहां पे प्रॉपर सिमेट्री वर्ड का मीनिंग. तो सिमेट्रिक मतलब प्रॉपर सिमेट्री आ जो कि ओवरलैपिंग कर पाए वहां पे, कॉम्बिनेशन उसका हो पाए. तो सर फिर यस और पी में नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी? हाँ बताओ, किससे बताओ, क्या बता रहे हो. एस और पी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं फॉर्म होगी क्या? नहीं, एस और पी में रेयरली होता, वैसा हम लोगों को पढ़ाना नहीं, वो भी रहता है, बट अपने सिलेबस में जो रहेगा वो सेम टाइप का रहेगा उसमें. वहां पे एसपी भी क्या है हम लोग देख लेंगे वहां पे, तो एसपी में भी रहेगा इस टाइप का होना चाहिए वहां पे, एक एस और एक पी, जो कि बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो पाता है.
एस में भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ये एस आएगा और एक ये ऐसा नहीं होगा। दैट मीन जीरो ओवरलैपिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़े हुए थे पीछे। एक बार बीबीटी भी देखोगे कि ये क्या रहा था, जीरो ओवरलैपिंग, ये भी जीरो ओवरलैपिंग था। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है और बाकी इस टाइप का पॉसिबल है। क्लियर है आदित्य यहाँ पे प्रॉपर सिमेट्री का मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसका डायग्राम हम आगे ड्रॉ करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, the number of molecular orbital, the number of molecular orbital forms is equal to, the number of molecular orbital forms is equal to number of combining atomic orbitals. The number of molecular orbital forms is equal to the number of combining atomic orbital is equal to number of combining atomic orbitals is equal to number of combining atomic orbitals, full stop. When two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine, comma, two new molecular orbitals, are generated. Two new molecular orbitals are generated. One is called bonding molecular orbital. One is called bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, और इसी को शॉर्ट बोलते हैं BMO. One is called bonding molecular orbital, BMO, and another is called anti-bonding, and another is called anti-bonding molecular orbital, और इसी को शॉर्ट बोलते हैं ABMO. मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थर्ड पॉइंट भी, the number of molecular orbital forms is equal to number of combining atomic orbitals, full stop. When two atomic orbitals combine, then two new molecular orbitals are generated. One is called bonding molecular orbital, BMO, and another is called anti-bonding molecular orbital, ABMO. Fourth point, atomic orbitals are represented by S, P, D, F, while molecular orbitals are represented by sigma star, pi star. Atomic orbitals are represented by SPDF, while molecular orbitals are represented by
सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एक्सेट्रा। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में सबको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एसपीडीएफ से, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। और उसमें भी एक पॉइंट और भी याद रखोगे कि जहां पे स्टार लग गया दैट मीन्स वो हो जाता है एंटी बॉन्डिंग, वो आगे लोग पढ़ेंगे, बट ये से ध्यान रखो स्टार अगर लग गया सिग्मा पे या पाई पे, स्टार का मतलब क्या होता है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसपे स्टार नहीं है, देखिए सिग्मा और पाई पे इसमें स्टार नहीं है, वो क्या हो जाता है तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? यहाँ पे है जब भी स्टार लग गया तो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, स्टार नहीं है दैट मीन्स वो क्या रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the bonding molecular orbital, the bonding molecular orbital, the bonding molecular orbital has lower energy, the bonding molecular orbital has lower energy, the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability, and hence greater stability, and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital, then the corresponding anti-bonding molecular orbital. मैं रिपीट कर दे रहा हूं लास्ट पॉइंट, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लो एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital, then the corresponding anti-bonding molecular orbital. पहले नोट डाउन करें सब लोग लास्ट पॉइंट। Yes, sir. तो ठीक है, स्वानंद इसमें बोलो सर, कैन यू रिपीट स्टार पॉइंट? स्टार पॉइंट का मैंने यहाँ पे ये मीनिंग बताया हुआ था कि जिस भी स्टार लग गया यहाँ पे, जैसे सिग्मा पे स्टार लग गया है, तो पहले तो ये याद रखना था कि एसपीडीएफ से मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है एसपीडीएफ से, जो कि पहले पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार से। मैंने यहाँ पे इतना ही बताया कि अगर जिस पे स्टार लग गया, जैसे सिग्मा पे स्टार लग गया, ये इस पे स्टार और इस पे स्टार है, स्टार आ गया दैट मींस वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो टाइप का था, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। स्टार अगर लग गया दैट मींस वो क्या आ जाता है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, और जिस पे स्टार नहीं है वो किस टाइप का रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे तो ठीक है, फोर्थ पॉइंट को रिपीट करना है मुझे, तो फोर्थ पॉइंट यही था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एसपीडीएफ while molecular orbitals are represented by sigma, sigma star, pi, pi star. तो ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट और भी उसको नोट कर लेना यहाँ पे। लास्ट पॉइंट इसी में, electrons can be arranged, electrons can be arranged, electrons can be arranged among molecular orbitals, molecular orbitals according to three basic rules, according to three basic rules. Electrons can be arranged among molecular orbitals according to three basic rules. According to three basic rules. फर्स्ट रूल है जो पहले पढ़ भी चुके हो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या रूल।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा पहले पढ़ चुके हो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। Yes, sir. सेकंड है इसमें ऑफ प्रिंसिपल या ऑफ रूल, और थर्ड वन एक और कौन सा रूल था खुद से सोच के बताओ। Hunt's rule. Hunt's ठीक, rule. वो क्या था उसमें, हंट्स रूल। तो यहाँ पर भी Hunt's ये rule. तीनों फॉलो करेंगे, जो हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये तीनों को भी फॉलो करना है, पॉलीज रूल, ऑफ एंड हंट्स रूल। अब देखो इसमें होता है क्या है, जैसे कि वहां पे तुम लोग एटम का कन्फिगरेशन लिखते थे, क्योंकि एटम का कन्फिगरेशन बोलते थे कि ऑक्सीजन आ रहा है, उसका कन्फिगरेशन क्या रहा था 1s2 2s2 2p4, तो वहां पे एटम का कन्फिगरेशन लिख रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन लिखेंगे। एटम का कन्फिगरेशन इस तरीके का आ रहा था, और जब किसी मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। और जब किसी एटम का कन्फिगरेशन लिख रहे थे तो उसमें क्या यूज कर रहे थे, एस पी डी एफ, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इस वाले पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, किसी मॉलिक्यूल्स का कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो इस पैटर्न पे लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। देखेंगे वो क्या रहता है वहां पे। ये तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आ रहा था, अब इसमें कुछ समझते भी है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या रहा था यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा था इसमें यहाँ पे है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहा है यहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन देखना है यहाँ पे। उसमें एक छोटा सा सब हिंट डाल लोगे इसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग पीछे पढ़े उसी को हम लोग देखेंगे अभी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखना कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी को शॉर्ट में लिखोगे LCAO, LCAO, इसको यहाँ पे बोलते हैं मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये मेथड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में मेथड भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको समझना है यहाँ पे, मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ रहा हो इस तरीके से यहाँ पे, और एक दूसरा ऑर्बिटल इधर आ रहा है यहाँ पे, कोई भी ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसको मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या रहा है साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको भी क्या लिखा है यहाँ पे एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है तुम्हारा एओ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब यही दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे होता है क्या इस केस में, यहाँ पे और ये जो दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा था तो एक लाइन पे आता है यहाँ पे बेसिकली। अब इसमें देखना कि यहाँ पे साई ए और साई बी, तो ये दोनों जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है यहाँ पे है, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। देखना ध्यान से, एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था उसमें वहां पे है, थर्ड पॉइंट, उसके बाद दोबारा रीड करो उसमें कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा यहाँ पे। इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी और एक साई ए, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। जो मिडिल में दिखाया जा रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखना है जो साई ए और साई बी आ रहा है इसके कॉम्बिनेशन से जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, एक को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे है साई ए प्लस साई बी, और एक को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग साई ए माइनस साई बी। ये क्या है इसमें साई ए माइनस साई बी। अब यहाँ पर देखना था इस केस में जो नीचे वाला आ रहा है यहाँ पे साई ए प्लस साई बी, इसको मैं बोलते हैं यहाँ पे बी एम ओ,
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला आ रहा है साई ए माइनस साई बी, ABMO। सुन लोगे पहले ध्यान से यहाँ पे कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है यहाँ पे है, ये क्या था इसमें साई ए प्लस साई बी, जब ये दोनों कंबाइन हो रहा है यहाँ पे है तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। एक क्या होगा BMO, और BMO का एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ये भी एक पॉइंट हम लिखे हुए थे इसमें, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट में देखो इसमें, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। जो BMO होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, उसका एनर्जी क्या होता है, कम होगा, वहां पे लोअर एनर्जी का रहेगा। और जो ABMO है वो क्या होता है, हायर एनर्जी का रहेगा। दैट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर चला जाता है ABMO, और जो BMO रहेगा वो क्या रहता है, नीचे इसमें। अब यहाँ पे देखना है इसी का, ये तो मैंने जनरलाइज किया यहाँ पे। अब इसी को एग्जांपल से मैं अगर बताऊं, यहाँ पे जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पे, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पे H है, एक H का 1s1 और दूसरे H का भी क्या रहेगा 1s1। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, देन H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पे अगर देखोगे, मान लो कि ये एक H है, ये 1s और दूसरा 1s इधर आ रहा है यहाँ पे। इसको इस तरीके से दिखाना था यहाँ पे। ये समझता है यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें 1s, और 1s लिखा गया, दैट मींस कौन सा एटॉमिक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी दोनों BMO के कॉम्बिनेशन से ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बन पाता है यहाँ MO। अब देखना कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है 1s 1s, तो दो ही नया मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला आ गया वो कौन सा रहेगा तुम्हारा BMO, और जो ABMO रहता है वो एनर्जी उसका हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये जो हम लोग लिख रहे थे वो क्या था, एनर्जी वाइज भी था, इसमें ये भी दिखा लेते हैं यहाँ पे एनर्जी, और इसमें भी क्या है, एनर्जी वाइज। अब इसमें देखना यहाँ पे ये जो एनर्जी वाइज आ रहा है, तो जब 1s कंबाइन हो रहा है, इसमें जो एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s, और ये जो बन रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, और नीचे वाला जो आ गया वो क्या रहेगा BMO, और ये क्या रहता है इसमें तुम्हारा ABMO। तो सिंपल सा लॉजिक है, दोबारा सुन लोगे, जब 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन पे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा हो तो फिर उसका कॉम्बिनेशन होगा। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें, BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरे को ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। BMO का एनर्जी हमेशा कम होगा और एंटी बॉन्डिंग का हमेशा ज्यादा होगा। और मैं जस्ट पीछे एक पॉइंट बताया हुआ था कि BMO में क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s सिंपली, तो सिग्मा लगा देंगे और 1s का कॉम्बिनेशन होगा, दैट मींस सिग्मा 1s। और वैसे भी एक पॉइंट याद हो तो मैं DBT से, कि S जो होता है S ऑर्बिटल, वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर ध्यान हो इसमें, S जो ऑर्बिटल है कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बन पाएगा। तो जब भी 1s या 2s भी रहा तो वो आगे देखेंगे हम लोग अलग से, बट 1s अगर कंबाइंड होता है वो क्या बनेगा, सिग्मा 1s BMO, और इसके जस्ट ऊपर फिर जितना एनर्जी इसका नीचे है उतना इसका एनर्जी ऊपर जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, और वो क्या आ जाएगा ABMO। ये डायग्राम भी इसके नीचे ड्रॉ कर लो, फिर इसको ड्रॉ कर लोगे फॉर एग्जांपल में, फिर इसको या कुछ डॉट बताओ अभी, इसको नोट भी करो, और किसी को कुछ डाउट हो तो बताना भी है। कोशिश करो ये जो एनर्जी वाइज है यहाँ पे है, जितना इसको एनर्जी ऊपर दिखा रहे हो उतना ये एनर्जी नीचे भी आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर इसको दिखाओगे यहाँ पे,
जितना इसको ऊपर, इस लाइन से जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये क्या रहेगा, इसमें नीचे आ जाता है। ये साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल और मिडिल में जो कंबाइन होकर के फॉर्म हो रहा है वो मूल का ऑर्बिटल। देखते हैं वहां पे कन्वीस में जब 3 और 4 आता है उसमें, देखिए टूपी की बात करेंगे हम लोग, जब टूपी देखेंगे वहां पे, तो टूपी में क्या रहेगा तुम्हारा, उसमें टूपी में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आता है वहां पे। जब एक टूपी और दूसरा टूपी आएगा उसका कॉम्बिनेशन भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो टूपी में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आता है, पीएक्स क्यूआई पीजेड, तो हम लोग अलग से देखेंगे उसका अभी। ये तो सबसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है 1s का, बाकी और भी अभी चीजें आगे आएगा। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है प्रॉपर। एनर्जी वैल्यू साइड में दिखा दोगे। एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी होता है, जब बीएमओ बनता है बॉन्डिंग मूल का ऑर्बिटल, उसका एनर्जी कम हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो एबीएमओ उसका एनर्जी उतना ही ऊपर चला जाता है। तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे, और हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी सिर्फ एक हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल देखते हैं इसमें नितिन अभी क्या क्या उसमें इंटरमोलर एक्सिस जो है, ये हम लोग जब पीजेड का पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी इसमें तो 1s आ रहा है, बाकी हम लोग जब टूपी का भी अलग से पढ़ेंगे वहां पे, तो टूपी में जब पीएक्स पीवाई पीजेड आएगा तो उसमें और भी एक्सिस क्लियर हो पाएगा कि पीएक्स पीवाई पीजेड आ रहा है, उसमें कैसे कंबाइंड हो रहा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस इसमें एक हेडिंग डाल लोगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये कंडीशन जो यहाँ पे किसके लिए ड्रॉ करेंगे, फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन, नीचे लिख लोगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, देखो हेडिंग डाल लोगे यहाँ पे, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14। पहले तो इतना ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे, नोट कर लो, उसके बाद ये हेडिंग डाल के रखना है यहाँ पे। बिल्कुल इसका एक डायग्राम मुझे पूरा देखना रहेगा, एक साथ जब देखेंगे 1s कंबाइंड होगा तो क्या होगा, 2s कंबाइंड होता है तो क्या होता है, 2p जिसमें कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगा तो उसका अलग देखेंगे। इसमें एक दो डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा हम लोगों को इसी तरीके का, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसको तुम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ही, बट केमिकल बॉन्डिंग 3 भी तुम लोग करते रहोगे, उसको जब एक बार कंप्लीट हो जाता है सब लोगों का तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
बाकी मैं कोशिश करूंगा किसको मोलिकुलर ऑर्बिटल अभी आधा अधूरा ही रह गया, आज यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाए इसको। एमओटी वाला जो पार्ट है नेक्स्ट क्लास में इसी को कंप्लीट करें, एमओटी का कुछ पार्ट, तो फिर हम लोग फिर केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी हम लोग ये डिस्कस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तुम लोगों को इसी को कंप्लीट करना है। आज तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, बस एक पॉइंट लिखे हुए हैं एमओटी में और ये बस 2 डायग्राम था यहाँ। और काफी आसान सा पार्ट है एमओटी, और एक क्वेश्चन जब भी आता है, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। कुछ भी रटने वाला पार्ट नहीं एमओटी, बिल्कुल समझने वाला पार्ट है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लिए सब लोग? मैं Yes, सेशन sir. यहीं तक रखता हूँ। Yes, तो sir. ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है, जो लोग नोट डाउन है तो नोट डाउन कर लो इसमें। बाकी हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Sir, sir. bye, sir. ओके बाय। इसमें पूछ रहे से कि केमिकल बॉन्डिंग 4 में और कितने लेक्चर लगेंगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो कम से कम 3 लेक्चर और तो लगना है। 2 लेक्चर एमओटी में ही और लगेगा, और 1 लेक्चर और छोटा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग 4 में। आज तो 1 लेक्चर हो ही गया, इसके अलावा 3 लेक्चर और लगना है इसमें, और फिर 2 से 3 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग 5 में भी। तो बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय। Thank you, sir.